हो गया? हो गया कैसे? क्या पढ़ रहे अपन? चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य। ये आपका एक छोटा सा चैप्टर है ना? इसके अंतर्गत अपने क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर का ओवरव्यू यदि देखें तो हम लास्ट चैप्टर में क्या पढ़कर आए हैं, जनन के बारे में, है ना? हमने पुस्तकों में लैंगिक जनन देखा और लैंगिक जनन का ही उदाहरण हमने किसमें देखा, मानव में, है ना? कि किस प्रकार से मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जनन स्वास्थ्य। अब भाई जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या हो गया कि जनन से रिलेटेड स्वस्थता किस प्रकार मायने रखती है, इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर बात करेंगे। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है ना? क्या पढ़ना है, जनन स्वास्थ्य होता क्या है। दूसरा, यदि जनन स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो उससे रिलेटेड क्या क्या हमारे सामने समस्याएं आ सकती है ना? क्या क्या हमारे सामने समस्याएं आ सकती है और इससे रिलेटेड हमारी क्या कार्य नीतियां होनी चाहिए, क्या कार्य नीतियां होनी चाहिए, ये सब एनसीईआरटी की क्या है, हेडिंग्स। यदि तीसरी अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इन समस्याओं से एक बहुत बड़ा संकट जिसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट, ये भी हो सकता है। यदि हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए हमको कुछ नियामक उपाय करने पड़ेंगे, जैसे गर्भ निरोधक उपाय करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, गर्भ निरोधक उपाय करने पड़ेंगे। यदि गर्भ निरोधक उपाय करने के बाद में भी यदि संगर्भता की स्थिति आ जाती है तो उस स्थिति में हम संगर्भता का क्या करेंगे, चिकित्सीय समापन। क्या करेंगे, संगर्भता का चिकित्सीय समापन, है ना? अब ये चैप्टर में अपन जाएंगे तो बहुत तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, बंध्यता। क्या पढ़ेंगे, बंध्यता, इनफर्टिलिटी, है ना? ऐसे दाम्पत्य जो संतान सुख से वंचित हो रहे हैं उनको संतान सुख किस प्रकार से प्रोवाइड कराया जाए, इस आधार पर अपन किस में पढ़ेंगे, बंध्यता में, है ना? और सातवें आधार पर अपन पढ़ेंगे कि जो यौन संचारित रोग होते हैं, कौन से रोग, यौन संचारित रोग, मतलब जो जनन की प्रक्रिया होती है उसके दौरान किस प्रकार के यहाँ पर रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इन सभी रोगों को अपन किसमें पढ़ेंगे, इस चैप्टर में। तो आपके पास टोटल कितने टॉपिक हैं, 7। कितने टॉपिक हैं, 7, है ना? इसमें मैं पहले बता दे रहा हूँ, एक इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, दूसरा गर्भ निरोधक उपाय पूछ सकता है, और तीसरी सबसे जरूरी चीज क्या है, यौन संचारित रोग, है ना? इसमें एक प्रोसेस अपन पढ़ेंगे यहाँ पर कार्य नीतियों के अंतर्गत उलभेदन की। कौन सी नीति पढ़ेंगे, उलभेदन। तो इस उलभेदन के भी एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो इस चैप्टर में मोस्ट टाइम चीजें समझ में आ गई क्या है, ठीक। नेक्स्ट बात यदि हम करें तो यदि जनन स्वास्थ्य की बात करें तो जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है बेटा, कौन सा व्यक्ति जनन स्वास्थ्य होगा, कौन सा होगा, ऐसा व्यक्ति जिसके जनन अंग क्या करे, जनन अंग सही से कार्य करे, सही से कार्य करे। और सही से कार्य करने के साथ साथ यहाँ पर एक संस्था है वर्ल्ड लेवल पर, कौन सी, WHO। WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बेटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना यदि आपसे पूछा जाए तो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, मतलब इसका जो मेन कार्यालय है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, जेनेवा। जेनेवा किस देश में आता है, स्विट्जरलैंड। कहाँ आता है बेटा, स्विट्जरलैंड, है ना? यहाँ पर बात कर रहे हैं WHO की, तो WHO यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली विश्व की सबसे बड़ी क्या है, संस्था है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948। और इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और 7 अप्रैल को इसीलिए हर वर्ष विश्व
चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व चिकित्सा दिवस, है ना। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। क्यों? क्योंकि इस दिन इसकी क्या हुई थी? स्थापना। यदि हम यहाँ पर जनन स्वास्थ्य की बात करें तो WHO ने, हम नॉर्मल सामान्य तौर पर क्या है कि जनन अंग सही से कार्य करे ऐसा व्यक्ति जनन स्वास्थ्य कहलाएगा, परंतु WHO ने यहाँ पर जनन स्वास्थ्य के लिए इस कंडीशन के साथ साथ व्यक्ति को कितने आधारों पर, सबसे पहले क्या है? मानसिक, क्या है? मानसिक, फिर शारीरिक, फिर शारीरिक, व्यवहारिक और भावनात्मक के साथ साथ यहाँ पर सामाजिक आधार पर भी वो कैसा माना जाना चाहिए? स्वस्थ। तब जाकर ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? जनन स्वस्थ। क्या कहेंगे? जनन स्वस्थ। पॉइंट क्लियर हुआ कि जनन स्वास्थ्य की परिभाषा सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। इसके WHO के द्वारा कितने पॉइंट बताए गए? 5। कौन कौन से? मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक, भावनात्मक और सामाजिक तौर पर यदि व्यक्ति स्वस्थ है और साथ ही साथ उसके जनन अंग सही से कार्य कर रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? जनन स्वस्थ, है ना। अब चूंकि यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनन स्वास्थ्य के लिए क्या किया गया है? सबसे पहला प्रयास किसने किया? भारत ने। सबसे पहला प्रयास किसने किया? भारत ने। कब किया बेटा? 1951। यहाँ पर जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य रखते हुए यहाँ पर जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहली कार्य नीति लाने वाला देश कौन सा है? भारत। कब लाई थी? 1951 में। और कौन सी थी? परिवार नियोजन कार्यक्रम। कौन सा था? परिवार नियोजन कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम था बेटा? परिवार नियोजन कार्यक्रम। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जनन स्वास्थ्य। क्या था इसका प्रमुख उद्देश्य? जनन स्वास्थ्य, है ना। कि भाई जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षित रखने का काम किसके अंतर्गत किया जाएगा? जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत। जनसंख्या को नियंत्रित किया जाएगा। परंतु जैसे जैसे इस कार्य नीति को लागू किया गया वैसे वैसे समय के साथ साथ हमको ये समझ में आने लगा कि भाई यहाँ पर परिवार नियोजन कार्यक्रम में जो हमने थीम रखी थी कि यहाँ पर छोटा परिवार और कैसा परिवार? छोटा परिवार कैसा परिवार होगा? सुखी परिवार। कैसा होगा? सुखी परिवार। तो यहाँ पर हमने जो जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से जो जनन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो कार्यक्रम लागू किया था, यहाँ पर आगे चलकर इस उद्देश्य ने अपने नए रूप को लिया और यहाँ पर हमको जो गर्भवती माता है और जो गर्भवती माता के पश्चात जो प्रसव की क्रिया के पश्चात जो शिशु जन्म लेगा उस शिशु के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने संबंधी उद्देश्य यहाँ पर बढ़ाए गए और इसका नाम आगे चलकर क्या कर दिया गया? RCH। RCH बोले तो क्या है? जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्या है? जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब इसमें यहाँ पर इसका उद्देश्य केवल जनन स्वास्थ्य न रहकर किसका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है? यहाँ पर किसका? एक तो माता का। माता बोले तो कौन? गर्भवती महिला। और दूसरी बात यहाँ पर किसका ध्यान रखना है? प्रसव के पश्चात जो शिशु जन्म ले रहा है। प्रसव के पश्चात जो नवजात शिशु जन्म ले रहा है के स्वास्थ्य का ध्यान। अब चूंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रसव के पश्चात तो इसका मतलब ये नहीं है, मैंने ऊपर लिखा है क्या? गर्भवती महिला। गर्भवती महिला मतलब उसके गर्भ के अंदर जो शिशु है, जो भ्रूण है, जो विकास की कगार पर है तो उसका विकास सही से हो रहा है या नहीं हो रहा और इसका महिला पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा। दूसरी पश्चात के प्रसव के पश्चात महिला और माता जो शिशु है ये दोनों स्वस्थ है या नहीं है, या इनको किसी प्रकार का कोई विकार है क्या? तो इन सब से रिलेटेड उद्देश्यों को शामिल करते हुए यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम आ गया? जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, है ना। अब इस कार्यक्रम के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को अपन देखते हैं यहाँ पर क्या है ना।
यहाँ पर क्या है, आरसीएच कार्यक्रम के उद्देश्य। क्या है, आरसीएच कार्यक्रम के उद्देश्य, मतलब जनन स्वास्थ्य के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं। सबसे पहला उद्देश्य क्या बताया गया यहाँ पर, किशोर अवस्था में आने पर बच्चों को अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों का सही ज्ञान होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर जो भी बच्चे होते हैं, जैसे उनके किशोरावस्था आती है, तो किशोरावस्था में आने पर क्या होता है, आपको पता है सर, ये किशोरावस्था 13 से 14 साल की एज में आती है। और इस संबंध में यहाँ पर जो हार्मोन्स का सिक्रेशन है, हार्मोन का जो श्रावण है, उनकी मात्रा में क्या हो जाती है, यहाँ पर वृद्धि। और ये वृद्धि होने से हमारे शरीर में बहुत सारे क्या आते हैं, परिवर्तन। जैसे पुरुषों में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, बालकों में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, तो आवाज का मोटा हो जाना, बालों का निकलना, दाढ़ी मूंछ आ जाना, है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पुरुषों में होने वाले परिवर्तन। महिलाओं में या बालिकाओं में क्या परिवर्तन आते हैं, तो मासिक चक्र का शुरुआती हो जाना। अब सपोज दैट किसी को जानकारी नहीं है और मासिक चक्र स्टार्ट हो जाए तो बहुत ज्यादा क्या होने लगती है, घबराहट, है ना भाई, कि अचानक से ब्लीडिंग होने लग जाए तो पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, क्या हो गया। अब यदि इनका हमारे एजुकेशन से संबंध हो जाए, हमको इन सभी चीजों की वास्तविक जानकारी हो, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के संशय या भय का डर नहीं रहेगा हमको। आई क्या बात समझ में। तो सबसे पहला इसमें इसके द्वारा क्या है कि जो किशोर अवस्था के दौरान जो बच्चों के शारीरिक परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों की यदि उनको सही से जानकारी होगी तो वो सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। दूसरी बात क्या है, किशोर अवस्था में बच्चों द्वारा गलत कदम से बचना। अब सीधी सी बात है, जानकारी यदि सही होगी हमको तो हम किसी भी प्रकार का गलत कदम कभी नहीं उठाएंगे। तीसरी बात, विवाह की उचित आयु व स्वास्थ्य जीवन की जानकारी देना। अब विवाह की उचित आयु से इसका क्या मतलब है भाई, हम क्यों फोकस कर रहे हैं कि वही बालिकाओं की विवाह की एज कितनी होनी चाहिए। भारत में अभी कितनी है, कितनी है, 21 साल। कितनी है, 21 साल। पहले कितनी थी, 18 साल। क्यों हमने 3 साल बढ़ा दी एज, क्यों हमने बढ़ा दी, क्योंकि भाई यहाँ पर यदि विकसित बोले तो मानसिक तौर पर विकसित व्यक्ति होगा यदि, तो वो क्या कर सकता है, एक बेहतर परिवार नियोजन को बना सकता है। दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी बात की दिक्कत क्या थी कि जो पुराना समय था, पुराने समय में आप लोगों को पता है कि एज कितनी एज में शादी हो जाती थी। हमारी जो परदादी थी, हमारी परदादी की शादी कितने साल में हो गई थी मालूम है, 10-11 साल में। उनको याद भी नहीं थी कि कब शादी हो गई और कब वो मायका छोड़ के ससुराल आ गई, है ना। हमारे जो परदादा थे उनको भी नहीं पता था कि शादी कब हो गई। अब जब उनको अपने ही बारे में जानकारी नहीं है तो वहां पर जो जनन से रिलेटेड प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में जानकारी कहां से होगी, है ना। और इस अवस्था में अब क्या हो जा रहा है, बच्चे हो जा रहे हैं, तो अब पता चल रहा है कि भैया 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10, 11, 12, 13 पहले के समय में होते थे। और उद्देश्य क्या होता था उनका बच्चे पैदा करने के पीछे कि भैया हमारे पास 5 प्रकार के काम हैं। एक को पानी भरवा दो, एक को खेत में भिजवा दो, एक को ढोर चराने भिजवा दो, एक को फलाना काम और एक को घर पे हमारी सेवा के लिए रख दो। तो पहले का उद्देश्य ये होता था बच्चे पैदा करने के पीछे, है ना। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, चीजों बदलती गई। आज हम यदि बात करें तो आज हम इतने सारे बच्चों के साथ कभी भी परिवार सुखी से चला सकते हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं चला सकते। इसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने बोला भाई, एक शर्मा जी और एक गुप्ता जी। कौन है, शर्मा जी और एक, है ना, ये शर्माते थे इसलिए इनके यहाँ कितने बच्चे हो गए, 5। और गुप्ता जी के यहाँ केवल कितने बच्चे हैं, 2। अब इनसे रिलेटेड दोनों में से कहां पर ज्यादा समस्या उत्पन्न होगी। मैंने बोला यदि शिक्षा की बात करोगे तो यहाँ पर 5 बच्चों को सही प्रकार से शिक्षा मिलना संभव है क्या, नहीं है। तो आपने देखा होगा जो पुराने, आज से जो 20-25 साल पुराने परिवार है जिनके यहाँ बच्चे ज्यादा होते थे, तो उनके यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़े होंगे, सरकारी स्कूल में। कहाँ पढ़े होंगे, और यहाँ पर इनकी एजुकेशन अच्छे से होगी, इनकी परवरिश अच्छे से होगी, इनकी आवश्यकताओं का ध्यान अच्छे से रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 ही है और यहाँ पर कितने हैं, 5। और जहाँ पर 5 होंगे तो वहां पर यदि एक के लिए कुछ किया जाएगा तो
बाकियों के लिए भी करना पड़ेगा, बाकियों के लिए करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, पार्शलिटी बिल्कुल नहीं चलती आज के समय में। तो यही वाली कहानी है कि भाई यहाँ पर क्या विवाह की यदि उचित आयु और स्वस्थ जीवन की जानकारी यदि उनको हो जाए तो वो अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने में कैसे होंगे, सक्षम होंगे। इसीलिए यहाँ पर विवाह की आयु कितनी कर दी गई है, 21 साल। आई क्या बात समझ में, है ना? क्लियर? अब इसके आगे नेक्स्ट क्या है भाई, गर्भवती माता की देखभाल के लिए शिशु जन्म दर में वृद्धि तथा माता मृत्यु दर में कमी लाना। अब ये क्या माजरा है भाई, शिशु जन्म दर का मतलब क्या होता है और माता मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? प्रति 1000 शिशुओं पर, कितने बोला मैंने, प्रति 1000 शिशुओं के जन्म पर कितनी माताओं की मृत्यु हो गई, वो क्या कहलाती है, मातृ मृत्यु दर। क्या हो गई, होती है मातृ मृत्यु दर। और शिशु जन्म दर का मतलब क्या होता है, शिशु जन्म दर का मतलब क्या होता है, शिशु जन्म दर का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पर शिशु जन्म दर से मतलब है कि 1 वर्ष के अंदर प्रति 1000 बच्चों पर कितने जन्म बच्चों में कितने शिशुओं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जैसे अभी एक रिपोर्ट आई थी भारत में, उसके आधार पर यहाँ पर कितनी है, 1000 बच्चों के जन्म पर कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, 30 बच्चों की मृत्यु हो जाती है ना। तो यहाँ पर शिशु जन्म दर 1 वर्ष में टोटल कितनी है, टोटल कितनी है, और उसमें 1000 बच्चों में मरने वालों की संख्या कितनी है, तो वो क्या कहलाएगी, शिशु मृत्यु दर। क्या कहलाएगी, शिशु मृत्यु दर। और जो मध्य प्रदेश की यदि बात करूं तो मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर का जो आंकड़ा है, पहले 19 था, अब कितना हो गया है, 13। कितना हो गया है, पहले 19 था, अब कितना हो गया, 13। तो ये आंकड़े क्यों ले रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई पहले के समय में ऐसा था कि जो शिक्षा नहीं थी, दूसरा मेडिकल इंडस्ट्री में इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, या स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा संबंधी सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती थी, जिसके कारण क्या होता था कि जो माता है और जो शिशु है उसकी प्रॉपर देखभाल नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी। हालांकि आज के समय में ऐसे व्यवसाय भी बन गया है, कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर जो सीजरल ऑपरेशन होते हैं, है ना, आपने कई मूवीज में देखा होगा ऐसा। तो वैसे अपने यहाँ बैतूल में तो ऐसा कोई है नहीं, है ना, क्योंकि अपने यहाँ बैतूल में जो मैक्सिमम टाइम डिलीवरी कहाँ पर होती है, हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि वहां पर इतनी अच्छी व्यवस्था करके रख दी है कि किसी भी महिला को वहां पर सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाती है ना। भले ट्रीटमेंट प्राइवेट डॉक्टर के पास भी चल रहा हो, पर सरकारी हॉस्पिटल में ही डिलीवरी होती है ना, क्योंकि सारी सुविधाएं वहां पर अवेलेबल है। क्लियर? तो यहाँ पर हमको हमारा मेन उद्देश्य क्या है, शिशु जन्म दर में वृद्धि और माता मृत्यु दर में क्या लाना है, कमी। अब जन्म दर में कमी लाने से क्या फायदा है भाई, जन्म दर यदि कम होगी तो यहाँ पर जनसंख्या पर क्या पाया जा सकता है, नियंत्रण। अच्छा, आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि 2 ही बच्चों की बात क्यों कर रहे हैं, 1 की क्यों नहीं करते, 3 की क्यों नहीं करते, 4 की क्यों नहीं करते? 2 की करने से जनसंख्या कैसे नियंत्रित हो जाएगी? यदि एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के होने से जनसंख्या कैसे नियंत्रित हो जाएगी? लॉजिक सोचा कभी? मैंने कहा भाई ये मान के चलो कि 2 दंपत्ति है, क्या है ये, 2 दंपत्ति। अब इनका एक पुत्र हुआ और एक पुत्री हुई। अब ये तो तय है, संसार का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। तो भाई ये तो आपके फिनिश हो जाने हैं कुछ समय बाद, तो अब इनके स्थान पर कौन है, उनके बच्चे। तो हुई जनसंख्या कंट्रोल या नहीं हुई? भाई जितनी जनसंख्या पहले थी उतनी अभी भी। हो सकता है कि कमी आ जाए। कमी कैसे आ जाएगी? कमी ऐसे आ जाएगी बाई चांस आकस्मिक तौर पर इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इनके स्थान पर 2 होने थे, पर अब कितना है, 1 ही है ना। 2 थे तो 2 के स्थान पर कितने होने चाहिए थे, 2, परंतु अब आकस्मिक तौर पर मृत्यु हो गई तो 1 हो गए। तो कहने का मतलब यहाँ पर जनसंख्या में कमी भी आ सकती है। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? तो हम किसको कंट्रोल करेंगे, शिशु जन्म दर में वृद्धि होने से रोकेंगे और माता मृत्यु दर में कमी लाएंगे।
आई क्या बात समझ में? इसमें भी जो वृद्धि हो रही है उसको कम करना है, यहाँ पर मात्र मृत्यु दर में भी क्या लाना है, हमको कमी लाना। पॉइंट क्लियर? पांचवा पॉइंट है प्रसव के पश्चात शिशु के नियमित टीकाकरण की जानकारी देना। अब बच्चे का जन्म हो गया, अब भाई पोलियो का टीका लगता है ना, किसका टीका लगता है? अब ये अलग अलग टीके क्यों लगाए जाते हैं? टीके से क्या मतलब है यहाँ पर? टीके से क्या मतलब है? टीके से क्या मतलब है भाई यहाँ पर? बच्चे को स्वस्थ रखने। स्वस्थ रखने का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई टीके का मतलब क्या है? मैं टीके का थोड़ा सा एक मतलब समझा देता हूँ, है ना। टीका, आप वैक्सीन सुना होगा, क्या सुना है? अभी आप लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली, तो वैक्सीन का मतलब क्या होता है? टीके का मतलब क्या होता है? क्या होता है आप लोगों की नजर में टीके का मतलब? हाँ, इंजेक्शन। टीके का मतलब इंजेक्शन नहीं होता। टीके का मतलब होता है कि जैसे आपको कोरोना की वैक्सीन लग रही है, मतलब कोरोना वायरस आपकी बॉडी में डाला जा रहा है। जिस भी बीमारी से आपको सुरक्षित रखना होता है वो बीमारी कहाँ डाल दी जाती है? आपकी बॉडी में, पर कुछ मात्रा में। कैसी? कुछ मात्रा में। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो उसके प्रति क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा जैसे ही वो डाला। और जैसे ही एक्टिव होगा तो हमारे शरीर में जो आपकी लिम्फोसाइट्स होती है, लिम्फोसाइट्स क्या करती है? यहाँ पर मेमोरी बनाकर रखती है। क्या करती है? मेमोरी बनाकर रखती है कि ये वाला शरीर के लिए क्या है भैया? हानिकारक है। अब उसने मेमोरी बनाकर रख ली और जिस भी प्रकार की कोशिकाओं ने उसको मारा होगा, लिम्फोसाइट में जिस प्रकार की कोशिकाओं ने, लिम्फोसाइट में बहुत प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिस भी प्रकार की कोशिकाओं ने उसको मारा होगा, अब जब भी इस टाइप का वायरस बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वो सभी क्या हो जाएगी? इकट्ठा हो जाएगी और वो मारने पहुंच जाएगी। क्लियर हुआ क्या पॉइंट? तो टीकाकरण का मतलब क्या होता है कि जिस बीमारी से हमको बचाव करना है उस बीमारी का कारक हमको बॉडी में क्या कर दिया जाता है? इंजेक्शन के माध्यम से, और कुछ मात्रा में किया जाता है जिससे उस प्रकार की एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में डेवलप हो जाती है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसके प्रति विकसित हो जाता है ना। तो कोरोना की वैक्सीन ली, मतलब आपकी बॉडी में क्या डाला था? कोरोना वायरस, है ना, जिससे बचाव कर रहे वही वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया और आप क्या हो गए? उसके प्रति विकसित हो गए, मतलब आपका प्रतिरक्षा तंत्र उसके प्रति क्या हो गया? डेवलप हो गया। पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पर प्रसव के बाद शिशु के नियमित टीकाकरण की जानकारी इसीलिए दी जाती है। आंगनवाड़ी में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं होती है वो घर घर जाकर बताती है, या पूरी जानकारी उनके पास रहती है कि गांव में कितने शिशुओं का जन्म हुआ, उनको कब कब किस किस अवस्था में कितने कौन कौन से टीके लगाने हैं। ये सब काम कहाँ पर होता है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में, या फिर आपका नगर पालिका के अंतर्गत भी जो आंगनवाड़ी संचालित होती है उनमें भी होता है। क्लियर? फिर कन्या भ्रूण हत्या का रोकना। कन्या भ्रूण हत्या का रोकना का मतलब क्या हुआ भाई? अब जो उल्भेदन की क्रिया बता रहा था, उस उल्भेदन की क्रिया में हमको ये पता चल जाता है कि जो भ्रूण है वो नर है या मादा है ना। अब इस स्थिति में यदि किसी को उल्भेदन की प्रक्रिया से क्या पता चल जाए नर है कि मादा है, तो पुराने समय में तो बालिकाओं को क्या मानते थे? अभिशाप। आज भी कई जगह मानते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं, हम मानव जीवन में है तो यहाँ पर लैंगिक समानता भी स्थापित होनी चाहिए। लैंगिक समानता का मतलब क्या है? लैंगिक समानता का मतलब क्या है कि महिला और पुरुष को एक समान अधिकार मिलने चाहिए, है ना। अब कई जगह पर हत्या होती है तो भ्रूण परीक्षण करके जो भ्रूण होता है उसको गर्भ में ही क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। कई जगह ऐसे केसेस देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे, एक केस सुनाई दिया था कि एक नवजात शिशु को उसकी माता ने कचरे के डब्बे में फेंक दिया था और उसको पूरा चींटियों ने खा लिया था, फिर भी वो बच गया, किसी ने इत्तेफाक से देख लिया। तो कई जगह ऐसे केसेस भी देखे गए हैं। तो आज समय बदल रहा है ना। जैसे हमारे यहाँ यदि भारत में बात करें तो भारत में जो सेक्स रेशो है, बोले तो जो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है वो सबसे कम कहाँ थी? हरियाणा में। और हरियाणा अपने इस
रेशो को लगातार क्या कर रहा है, सुधार कर रहा है। हमारे यहाँ बैतूल का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात बोले तो सेक्स रेशो, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पर बैतूल का जो सेक्स रेशो है वो काफी अच्छा है ना, मतलब लगभग 1000 पुरुषों पर 1000 से ज्यादा ही क्या है, महिला है। क्लियर। तो यहाँ पर भ्रूण हत्या को यहाँ पर रोकना। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भ्रूण हत्या, कौन से भ्रूण की हत्या पर रोक लगाई जा रही है यहाँ पर, एम्ब्रियो या फीटस? कौन सा? फीटस। कौन सा? फीटस। ये याद रखना है ना, कौन सा? फीटस, क्योंकि ये कैसा होता है, परिपक्व भ्रूण होता है। कैसा होता है? परिपक्व भ्रूण। क्लियर। प्रसव के पश्चात शिशु की उचित देखभाल, स्तनपान। स्तनपान का मतलब क्या है? मिल्क फीडिंग, है ना। आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि शिशु के लिए 6 माह तक, प्रसव के कम से कम 6 माह तक उसको किसका? माता का दुग्ध पान कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता के दुग्ध में बहुत ही ज्यादा प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज डेवलप होती है, जिससे शिशु का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कैसा होता है? अच्छा विकसित होता है। क्लियर। जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित विकल्पों के बारे में बताना चाहिए। लैंगिक संचरित रोगों की जानकारी देना। तो लैंगिक संचरित रोग तो अपन लास्ट में पढ़ेंगे। तो टोटल इसमें कितने उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है? 9। कितने उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है? 9। एक बार फटाफट रिवाइज करो कौन कौन से हैं। एक तो सबसे पहले किशोरावस्था में शरीर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, किशोरावस्था में बच्चे के द्वारा गलत कदम से उठाने से बचाना उनको। तीसरा, विवाह की उचित आयु व स्वास्थ्य जीवन की जानकारी देना। चौथा, गर्भवती माता की देखभाल के लिए शिशु जन्म दर में वृद्धि और माता मृत्यु दर में कमी लाना, है ना। प्रसव के पश्चात शिशु के नियमित टीकाकरण की जानकारी देना। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। प्रसव के पश्चात शिशु की उचित देखभाल, स्तनपान के महत्व को बढ़ावा देना। जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित विकल्पों के बारे में बताना। लैंगिक संचरित रोगों की जानकारी देना। तो ये सब किसके उद्देश्य है? आरसीएच के। किसके उद्देश्य है? आरसीएच, है ना। बोले तो आरसीएच बोले तो क्या है? जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्लियर हुआ क्या बेटा? पॉइंट क्लियर हुआ? चलो, अब यहाँ पर समझ रहे हैं अपन, ये अपन पढ़ चुके हैं ना। जनन स्वास्थ्य समस्या कार्य नीति मैंने एक्सप्लेन कर दी कि भारत ने सबसे पहले कब 1951 में कौन सा परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया था जनन स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाकर, और बाद में इसका नाम जाकर आगे क्या कर दिया गया? जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है ना। अब ये उलभेदन की प्रक्रिया, कौन सी? उलभेदन या इसको क्या कहा जाता है? एमिनोसेटेसिस। क्या कहा जाता है? एमिनोसेटेसिस, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है? जब शिशु कहाँ पर होता है? गर्भ में होता है। कहाँ पर होता है? गर्भ में, है ना। तो यहाँ पर इनमें एमिनो, कौन सा? एमिनोसेटेसिस में जो शिशु इस प्रकार से गर्भ में होता है, इस प्रकार से, इसको क्या कहा जाता है? एमिनोसेटेसिस। और इसके अंदर कौन सा? एमिनोओटिक द्रव में भूले पदार्थ, भूले नहीं है, भूले हुए, है ना। क्या है? भूले पदार्थों व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उलभेदन या एमिनोसेटेसिस। क्या कहा जाता है? उलभेदन या एमिनोसेटेसिस। तो इसका वर्ड याद रखना, कौन सा? एमिनोटिक द्रव। कौन सा? एमिनोटिक द्रव, है ना। और ये किसमें होता है? एमिनोसेटेसिस में। किसमें होता है? एमिनोसेटेसिस में। अब इन कोशिकाओं का उपयोग, ये जो देखो, ये एमिनोटिक द्रव के अंदर भ्रूण होता है, भ्रूण की कुछ कोशिकाएं होती है। क्या होती है? कोशिकाएं। तो इन कोशिकाओं को लेबोरेटरी में परीक्षण किया जाता है ना। अब कई लोग इसका गलत, परीक्षण करने का मतलब क्या हुआ कि इससे रिलेटेड सभी प्रकार की आनुवांशिक जानकारियां मिल जाती है। क्या मिल जाती है? आनुवांशिक जानकारी। आनुवांशिक जानकारी मिलने से क्या होगा कि भाई हमको ये पता चल जाएगा भाई कि शिशु में किसी प्रकार का आनुवांशिक विकार तो जन्म नहीं ले चुका, किसी प्रकार का आनुवांशिक विकार तो जन्म नहीं ले चुका, है ना।
या दूसरी अपन बात करें कि जो शिशु है, शिशु स्वस्थ तो है ना, परंतु कई लोग इसका क्या कर लेते हैं, गलत इस्तेमाल, कि कैसे लिंग का निर्धारण करने में, अर्थात यहाँ पर कई लोग इसका प्रयोग किसमें, लिंग की जांच करने में, कि भाई जो शिशु है वो नर है या मादा है ना। अब अभी में अपन ने पढ़ा कि आरसीएच का एक उद्देश्य क्या है कि भाई कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए यहाँ पर इस उलभेदन की प्रक्रिया पर क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध। क्या लगा दिया है, प्रतिबंध। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग लोग बाग गलत कार्य करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और प्रतिबंध लगाने के साथ साथ यहाँ पर क्या बना दिया गया है, कानून। कानून जो यदि किसी पर बन गया, इसका मतलब कि यदि कोई भ्रूण परीक्षण करता है तो ऐसी स्थिति में उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और साथ ही साथ उसको क्या होगी, सजा, है ना। तो इस प्रकार से इसको कठोर नियम के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है ना। वैसे इससे बहुत सारे लाभ भी हो सकते थे। अब इससे लाभ क्या हो सकते थे, देखो, इस विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, है ना, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। मतलब ये सब क्या है, आपके आनुवंशिक विकार। क्या है, आनुवंशिक विकार। कौन कौन से है, डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है। अब ये सब बीमारी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। आदि की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। जन्म संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा मिल सकता है। सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां इस नई विधियां तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती हैं, है ना। अब इसमें ये जरूरी पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे, क्या, सहेली। क्या है, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत के लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान CDRI ने की थी, है ना। तो याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, है ना, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म CDRI। फुल फॉर्म इसका क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और हिंदी में यदि बात करें तो क्या है, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। कहां पर है, लखनऊ में। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहां पर है, लखनऊ में। और यहाँ पर किसकी खोज हुई है, गर्भ निरोधक गोली की। और ये गर्भ निरोधक गोली का नाम क्या है, सहेली। क्या है नाम, सहेली, है ना। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने के पूरे चांस है, तो इसको दिमाग में रखना, है ना। सहेली क्या है, पूछ लेगा, सहेली क्या है, गर्भ निरोधक गोली है। कहां पर खोज हुई है इसकी, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान में। और ये कहां पर है, लखनऊ में। CDRI दे देगा और पूछ लेगा उसका फुल फॉर्म। CDRI का फुल फॉर्म क्या है भाई, क्या है, ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं कि भाई आदर्श गर्भ निरोधक हम किसे कहेंगे। आदर्श गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक का मतलब क्या होगा कि जो महिला के गर्भधारण को रोक दे, जो महिला के गर्भधारण को रोक दे, है ना। भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स यदि हो भी गया है और उस दौरान यदि यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो जाती है और भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो क्या ऐसी कोई विधि है जिससे अपन संगर्भता को रोक दे, मतलब प्रेगनेंसी को रोक दे, तो उसे क्या कहा जाता है, आदर्श गर्भ निरोधक। क्या कहा जाता है, आदर्श गर्भ निरोधक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी और जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो तो भी कम से कम हो। अब देखो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि आदर्श गर्भ निरोधक का मतलब क्या है कि आदर्श गर्भ निरोधक यदि कोई प्रयोग कर रहा है तो सबसे पहले तो उसके हितों की रक्षा हो। हितों की रक्षा का मतलब कि जो प्रेगनेंसी है इससे बचा जा सके। दूसरी यहाँ पर बात क्या है कि ये आसानी से कैसा होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। तीसरी बात कि भाई इससे, आदर्श का मतलब क्या है, इससे 100% ये सुनिश्चित हो जाए
कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की संगर्भता की स्थिति आगे नहीं आएगी। तीसरी चीज यहाँ पर जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव न हो। दुष्प्रभाव से क्या मतलब कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो पता लगे कि इसका हमने प्रिकॉशंस के तौर पर लिए हैं और ये हमारी ही हेल्थ को क्या कर दे, खराब कर दे, है ना। तो यदि दुष्प्रभाव ना हो और यदि हो तो कैसे हो, कम से कम। तो एक आदर्श गर्भ निरोधक के लिए क्या कितने पॉइंट दिमाग में रखना है। सबसे पहले प्राप्तकर्ता के हितों की क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। दूसरा एक ऐसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। तीसरा किसी भी प्रकार का इसका दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। क्लियर। यदि हो तो कैसा हो, कम से कम। तो हम उसको क्या कहेंगे, आदर्श गर्भ निरोधक, है ना। इसके साथ ही उपयोगकर्ता की कामेच्छा, प्रेरणा तथा मैथुन के बाधक न हो, है ना। क्लियर। आजकल व्यापक परिधि में ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। कहाँ की लाइन है ये सब, एनसीईआरटी। क्लियर हुआ क्या। तो आज के लिए इतना ही। अपन ने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए भाई। एक सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया क्या, जनन स्वास्थ्य क्या होता है, जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, समस्याएं और कार्य नीति 1951 में परिवार नियोजन नीति, है ना। और उसके बाद फिर इसको के नाम बदल कर क्या कर दिया गया, आरसीएच। क्या कर दिया गया, आरसीएच। बोले तो जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, है ना। और इसके तहत हमने इसके क्या पढ़े, उद्देश्य कि किशोरावस्था में जो परिवर्तन आते हैं बच्चों के शारीरिक, है ना, उनको सही जानकारी होना चाहिए जिससे वो गलत कदम उठाने से बच सके, है ना। यहाँ पर विवाह की आयु क्या होनी चाहिए, विवाह की सही आयु की जानकारी होना चाहिए। स्वास्थ्य का स्वस्थ जीवन जीने के तरीके का ज्ञान होना चाहिए, है ना। प्रसव के पश्चात शिशु का देखभाल होनी चाहिए, है ना। गर्भवती माता की सही से देखभाल होनी चाहिए और जो शिशु जन्म दर में जो वृद्धि हो रही है उसको कम करना और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, है ना। इस प्रकार से इसके बहुत बृहद उद्देश्य है। इन उद्देश्यों की बात की अपन ने। फिर हमने कौन सी प्रक्रिया पढ़ी, उलभेदन। कौन सी पढ़ी, उलभेदन। उलभेदन का मतलब क्या होगा कि भाई जो शिशु गर्भ में होता है एमनियोटिक कवर में होता है और उसके पश्चात उसमें जो द्रव होता है उसको क्या कहते हैं, एमनियोटिक द्रव। इस एमनियोटिक द्रव में जो शिशु होता है जिससे भ्रूण का विकास हो रहा है, विकासशील भ्रूण की कोशिकाएं गिर जाती है। इन कोशिकाओं का परीक्षण करके हम आनुवंशिक विकारों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, शिशु का लिंग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसका कई लोग क्या है, भ्रूण परीक्षण में इसका उपयोग करने लगे थे, इसीलिए हमने इस पर क्या लगा दिया, कानूनी प्रतिबंध। कैसा प्रतिबंध लगा है, कानूनी। सामाजिक नहीं, कानूनी। कानूनी का मतलब कि यदि आपने इस प्रकार की एक्टिविटी की और आप पकड़े गए तो इस स्थिति में आपको सजा हो सकती है। और किस प्रकार के भ्रूण का परीक्षण, फीटस का। क्लियर हुई क्या बात। फिर हमने देखा कि आदर्श गर्भ निरोधक क्या होता है। तो आदर्श गर्भ निरोधक क्या होता है, उपयोगकर्ता के हितों की रक्षा करनी चाहिए, उसमें प्रभावी होना चाहिए और उसका कोई भी साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो यहाँ पर उपयोग करता है उसकी कामेच्छा, प्रेरणा और मैथुन में वो किसी भी प्रकार का बाधक ना हो। आपको ये 4 पॉइंट लिखोगे तो यहाँ पर आदर्श गर्भ निरोधक की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे कि गर्भ निरोधक विधियां कौन कौन सी होती है। क्या पढ़ेंगे, गर्भ निरोधक विधियां और संगर्भता का चिकित्सीय समाधान। तो कल कोशिश करेंगे कि कल इस चैप्टर को अपन एंड कर दें, पर वैसे एक क्लास और लगेगी, ठीक है।